नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस जय तारण यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के अंदर वेन आरेख, जिसके बारे में कई बार कहा जाता है कि वेन डायग्राम से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कई बार चित्र एक आता है और उससे संबंधित क्वेश्चन 2 या 3 आ जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा वेन आरेख का। वेन आरेख आज का हमारा टॉपिक है, वेन आरेख। इसमें पहला प्रश्न देखिए, बिल्कुल इजी प्रश्न है। वृत्त बना दिया, त्रिभुज बना दिया, आयत बना दिया। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या है। यहां पर 1 लिखा हुआ है, यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां पर 3 लिखा हुआ है, यहां पर 7 लिखा हुआ है, यहां पर 4 लिखा हुआ है, यहां 5 लिखा हुआ है और यहां 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो वृत्त है इसका मतलब तो हुआ महिला। वृत्त का मतलब हुआ महिला। और जो त्रिभुज है इसका मतलब हुआ डॉक्टर। डॉक्टर। और जो आयत है इसका मतलब हुआ विवाहित। विवाहित। ये अपना एक डायग्राम बना हुआ है। अब आप देखिए इस डायग्राम के अंदर प्रश्न ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी संख्या विवाहित महिला डॉक्टर को दर्शाती है। कौन सी संख्या विवाहित महिला डॉक्टर को दर्शाती है। विवाहित महिला डॉक्टर को दर्शाती है। इसका मतलब हुआ कि वो संख्या इस वृत्त में भी हो, इस आयत में भी हो और इस त्रिभुज में भी हो। तीनों में जो संख्या होगी वही महिला, विवाह और डॉक्टर वाली संख्या होगी। तो वो संख्या कौन सी है? 3 है, जो इन तीनों के अंदर आती है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न हो गया। प्रश्न क्या था? विवाहित महिला डॉक्टर को बताने वाली संख्या कौन सी है? तो वो है 3 नंबर वाली संख्या। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसी के अंदर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही एक डायग्राम है। डायग्राम है। जैसे बना देता हूं, आप लोग आराम से देखिएगा। ये वृत्त हो गया, ये त्रिभुज हो गया, और ये वर्ग हो गया। वृत्त का मतलब तो है शिक्षित। शिक्षित। त्रिभुज का मतलब है बेरोजगार। बेरोजगार। और वर्ग का मतलब है ग्रामीण। ग्रामीण। अब आप देखिए यहां पर संख्या है 8, यहां पर है 12, यहां पर है 4, यहां पर है 15, यहां है 10, यहां है 9, यहां है 20। ठीक है, बना लीजिए आप इस चित्र को, एक बार देख लीजिए, फिर हम प्रश्नों को लिखना शुरू करते हैं। कौन कौन से इसमें प्रश्न हैं।
इसका पहला प्रश्न है कुल ग्रामीणों की संख्या, कुल ग्रामीणों की संख्या क्या है? पहला प्रश्न है कुल ग्रामीणों की संख्या क्या है। दूसरा है कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो शहरी हैं, शिक्षित बेरोजगार जो शहरी है, कुल संख्या बतानी इनकी। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार हैं, ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, ये बताना है। और चौथा प्रश्न है ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार हैं, शिक्षित ग्रामीण जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या बतानी है। शिक्षित ग्रामीण जो बेरोजगार हैं। पांचवा प्रश्न है कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या। पांचवा प्रश्न कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या ये बतानी है, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या। और छठा प्रश्न है ऐसे अशिक्षित ग्रामीण जो रोजगार में हैं, ऐसे अशिक्षित ग्रामीण जो रोजगार में हैं। ये 6 प्रश्न आपके सामने हैं, आपको इन 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आराम से देखिए और फिर बताइए क्या उत्तर रहेगा। पहला प्रश्न कुल ग्रामीणों की संख्या क्या है? कुल ग्रामीण, कुल ग्रामीण का मतलब हुआ जो इस वर्ग के दायरे में आता है, इस वर्ग के दायरे में आता है वो। तो देखिए कुल ग्रामीणों की संख्या क्या हो जाएगी? 20, 10, 4, 9। तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 और 10 30, 30 और 4 34, 34 और 9 कितने हो जाएंगे? 43। तो पहले प्रश्न का उत्तर है 43। इन सबको जोड़ना है 1, 2, 3, 4, क्योंकि इस वर्ग के दायरे में जो भी लोग आते हैं वो ग्रामीण हैं। कुल ग्रामीणों की संख्या पूछी तो ये सभी वर्ग में जो भी आ रहे हैं सभी किस में आ रहे हैं? ग्रामीण में ही आ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षित बेरोजगार जो शहरी है, शिक्षित बेरोजगार जो शहरी है, ध्यान रखिएगा जो इस वर्ग में नहीं आएगा, इस वर्ग में नहीं आएगा वो शहरी कहलाएगा, क्योंकि ये वर्ग तो है ग्रामीण का। अब यहां पर प्रश्न आया है शिक्षित बेरोजगार जो शहरी हैं तो जो ग्राम में नहीं रहता है वो शहरी माना जाएगा। ध्यान रखिएगा जो गांव में नहीं रहता है वो शहरी माना जाएगा। अब सवाल ये पूछा गया
कि शिक्षित भी होना चाहिए, बेरोजगार भी होना चाहिए, लेकिन इस वर्ग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वर्ग तो ग्रामीणों का है, तो जो इसमें नहीं होगा वो शहरी होगा, तो वो संख्या हो जाएगी अपनी 12। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। शिक्षित बेरोजगार जो शहरी है उनकी संख्या कितनी मान ली जाएगी? 12 मान ली जाएगी। अगला प्रश्न है, ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित है, बेरोजगार है, मन ग्रामीण में आए, बेरोजगार में आए, लेकिन शिक्षित वाले में न आए, मन इस गोल घेरे वाले को तो नहीं लेना है, क्योंकि ये तो क्या है? शिक्षित, और हमें कैसा चाहिए? अशिक्षित। अब ग्रामीण और बेरोजगार के अंदर दोनों में कौन सी संख्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 10। इसका राइट आंसर है 10। ध्यान रखिएगा, इस गोल घेरे वाली संख्या को नहीं ले सकते, क्योंकि ये संख्या शिक्षा को दर्शाती है, शिक्षित को दर्शाती है, और हमें कैसे चाहिए? अशिक्षित चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षित, ग्रामीण, जो बेरोजगार हैं, मन इन तीनों में आने वाला व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। 4 ऐसा है जो शिक्षक में भी हैं, ग्रामीण में भी हैं, बेरोजगार में भी हैं, तीनों के अंदर आता है, वो संख्या होगी हमारा 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न 5वां, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या। शिक्षित और ग्रामीणों की संख्या, शिक्षित और ग्रामीण बताने हैं आपको कि कुल शिक्षित ग्रामीण कितने हैं। ध्यान रखिएगा, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो आपको प्रश्न पूछा गया है उसमें शिक्षित और ग्रामीण दोनों को बताना है, शिक्षित और ग्रामीण दोनों को बताना है ना, उसके अलावा किसी को नहीं बताना है। तो 4 आते हैं, 9 आते हैं, 4 और 9 कितने हो जाएंगे? 4 प्लस 9 बराबर 13। इसका राइट आंसर होगा 13, है ना। अगला प्रश्न है, ऐसे अशिक्षित ग्रामीण शब्द आया, अशिक्षित, मन इसमें नहीं होना चाहिए। अशिक्षित ग्रामीण जो रोजगार में हैं, अब आप देखिए, इस गोले का कोई भी नहीं होना चाहिए, त्रिभुज बेरोजगार का है, और यहां शब्द आया रोजगार में, है ना, तो एक ही संख्या हमारे पास बचती है, और वो संख्या है 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं तो प्रश्न को एक बार ढंग से पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर अशिक्षित की तो संख्या यहाँ दी हुई नहीं है, तो जो शिक्षित में नहीं आते वो सभी अशिक्षित हैं, है ना, कि सर रोजगार वालों की संख्या नहीं दी हुई है, तो जो बेरोजगार में आते हैं वो तो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार में नहीं आते उन सब के पास क्या है? रोजगार है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बिल्कुल इजी तरीके से सॉर्ट आउट, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इन सबको हटा देता हूं मैं। प्रश्न पूछा गया है इसमें, ठीक है, यहाँ हो गए, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया डी, यहाँ हो गया ई, यहाँ हो गया जी, यहाँ हो गया सी, एफ, यहाँ हो गया ए। ठीक है, अब प्रश्न ये कहता है कि वृत्त जो है ये बुद्धिमान को बताता है,
बुद्धिमान को बताता है। फिर त्रिभुज जो है वो सृजनात्मक को बताता है, त्रिभुज। उसके बाद में वर्ग जो है वो सुस्त लोगों को बताता है, वर्ग सुस्त लोगों को बताता है। ये हो गए। अब पहला प्रश्न आया इसमें, सृजनात्मक लेकिन सुस्त पुरुष कौन है? सृजनात्मक लेकिन सुस्त पुरुष कौन है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कौन सृजनात्मक एवं सुस्त लेकिन बुद्धिमान नहीं? सृजनात्मक व सुस्त हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान नहीं। दूसरा प्रश्न। तीसरा है, कौन बुद्धिमान के साथ साथ सृजनात्मक हैं? बुद्धिमान व सृजनात्मक दोनों, ये बताना है ये कौन है। चौथा प्रश्न है, कौन बुद्धिमान लेकिन सुस्त है? बुद्धिमान प्लस सुस्त कौन है? अगला प्रश्न है, कौन बुद्धिमान सुस्त लेकिन सृजनात्मक भी है, मन तीनों। बुद्धिमान सुस्त प्लस सृजनात्मक तीनों कौन है, ये बताना है। पांचवा प्रश्न। सारे प्रश्न हमने नोट कर लिए हैं। पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न, सृजनात्मक लेकिन सुस्त पुरुष कौन है? सृजनात्मक लेकिन सुस्त पुरुष कौन है? मतलब ये हुआ कि सृजनात्मक में भी आना चाहिए और इस सुस्त में भी आना चाहिए। तो हमारे पास दो लोग हैं, एक तो हैं ई और एक है एफ। ई और एफ दोनों में आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो बुद्धिमान में भी आ रहा है, तो आ रहा है ना, आएगा, क्योंकि सृजनात्मक और सुस्त भी तो है ये, है ना। तो आपको ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ये तो बुद्धिमान है इसको बाहर निकाल दूं, ऐसा नहीं करना है। अगर ये सृजनात्मक और सुस्त में आ रहा है तो ई को भी लेना है, एफ को भी लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न, सृजनात्मक व सुस्त। सृजनात्मक व सुस्त, यहां पर सवाल पूछा गया है कि सृजनात्मक व सुस्त, तो सृजनात्मक व सुस्त ही लेना है यहां पर। अब आप देखिए, है ना, तो सृजनात्मक व सुस्त, सृजनात्मक व सुस्त कौन हुआ? एफ। इसका राइट आंसर हो गया एफ। अगला प्रश्न है, क्योंकि इसमें लाइन थी ना कि सृजनात्मक व सुस्त है लेकिन बुद्धिमान नहीं है, तो बुद्धिमान को नहीं रखना है, ई को नहीं रखना है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ, है ना। सृजनात्मक व सुस्त तो है एफ, लेकिन बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान में तो ई आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान व सृजनात्मक दोनों, बुद्धिमान में भी आना चाहिए, सृजनात्मक में भी आना चाहिए, बुद्धिमान व सृजनात्मक दोनों में आना चाहिए, बुद्धिमान व सृजनात्मक दोनों में आना चाहिए, डी और ई, डी ई। तीसरे का उत्तर हो जाएगा बुद्धिमान व सृजनात्मक दोनों में आ रहा है, डी और ई। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान व सुस्त कौन है? बुद्धिमान व सुस्त कौन है? बुद्धिमान व सुस्त में आने वाले आप देखिए आराम से, सुस्त ये हो गए, बुद्धिमान वाला ये हो गया,
तो यहां पर ई और जी, ई और जी, है ना। अगला प्रश्न है बुद्धिमान, सुस्त, सृजनात्मक, मन तीनों गुण किस में है? एक ही है, वो है ई। ये तीनों ही गुण ई में अवस्थित। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बिल्कुल इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देखिए प्रश्न देखिए, यहां हो गए 12, यहां हो गए 11, 11, यहां हो गए 4, 1, 9, 8, 10, यहां पर 6, यहां 7, यहां पर 3, यहां पर 5, यहां पर 2। इस प्रकार से एक चित्र बना लिया है हमने। अब यहां पर देखो, त्रिभुज का मतलब है ईमानदार, इसका मतलब है ईमानदार। वृत्त का मतलब है शिक्षित, इसका मतलब है शिक्षित। उसके बाद में वर्ग का मतलब है परिश्रमी, वर्ग परिश्रमी को बता रहा है, परिश्रमी। उसके बाद में आयत का मतलब है गरीब, गरीब। अब देखिए पहला प्रश्न है, ऐसे लोगों की संख्या जो गरीब, परिश्रमी और शिक्षित, गरीब प्लस परिश्रमी प्लस शिक्षित हो। पहला प्रश्न, तीनों की संख्या बतानी है, गरीब हो, परिश्रमी हो और शिक्षित हो, ऐसे कौन से लोग हैं? ठीक है। दूसरा, ऐसे लोगों की संख्या जो न तो शिक्षित न गरीब किंतु ईमानदार है, न तो शिक्षित न गरीब लेकिन ईमानदार, ये संख्या बतानी है आपको। तीसरा प्रश्न है, जो न तो परिश्रमी न शिक्षित किंतु ईमानदार, न परिश्रमी न शिक्षित किंतु ईमानदार, न परिश्रमी न शिक्षित
न शिक्षित लेकिन ईमानदार, ये बताना है तीसरा प्रश्न। ठीक है, उसके बाद में चौथा प्रश्न है, ईमानदार के साथ परिश्रमी और शिक्षित हैं, यानी ईमानदार प्लस परिश्रमी प्लस शिक्षित लेकिन गरीब नहीं, किंतु गरीब नहीं, ये हो गया चौथा क्वेश्चन। ऐसी संख्या बतानी है। अगला प्रश्न, चलो पहले हम इन 4 प्रश्नों को कर लेते हैं। अब आप देखिए, गरीब, परिश्रमी, शिक्षित। गरीब होना चाहिए, इसमें आना चाहिए, सीधी सी बात है। परिश्रम में आना चाहिए और शिक्षा में आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे ईमानदार नहीं होता तो भी चलेगा, क्योंकि ईमानदार का शब्द इसमें नहीं आया है। तो आप देखेंगे 8 संख्या ऐसी हैं जो गरीब में तो आ रही हैं लेकिन परिश्रमी में नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो 8 तो बार हो गया, 10 भी बार हो गया। अब 11 ऐसी संख्या हैं जो इस शिक्षित में नहीं आ रही हैं। तो हमारे पास एक तो 9 और 1, 9 प्लस 1 बराबर 10। ऐसे कितने लोगों की संख्या हो गई? 10। ऐसे 10 लोग हैं जो गरीब, परिश्रमी और शिक्षित के दायरे में आते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे 10 लोग हो गए, 1 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न था, उसमें आप देखिए, अगले प्रश्न में न तो शिक्षित, इसका मतलब इस गोल घेरे में नहीं होना चाहिए। न गरीब, इसमें भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ईमानदार, गोल घेरे में नहीं होना चाहिए, इस आयत में नहीं होना चाहिए। तो देखो, एक तो हो गई 5, एक हो गया 3, 3 प्लस 5, टोटल कितने लोग हो गए? 8। न तो शिक्षित न गरीब लेकिन ईमानदार पूछा था, तो देखिए 3 नंबर शिक्षा में भी नहीं है, गरीब में भी नहीं है। तो देखिए 3 और 5, टोटल संख्या हो गई 8। तो दूसरे का उत्तर हो गया हमारा 8। अब तीसरा प्रश्न है, न परिश्रमी न शिक्षित लेकिन ईमानदार, गोल घेरे में नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये पूछा गया है, न परिश्रमी होना चाहिए, परिश्रमी का मतलब हुआ इस वर्ग में नहीं होना चाहिए, शिक्षित का मतलब हुआ इस गोल घेरे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ईमानदार, लेकिन वो ईमानदार होना चाहिए। तो हमारे पास एक ही संख्या बचती है, वो है 5। तो इसका उत्तर है 5। याद रखिएगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, ईमानदार, परिश्रमी, शिक्षित, यानी इन तीनों में होना चाहिए, किंतु वो गरीब नहीं होना चाहिए। मन इसमें वो संख्या नहीं आनी चाहिए, इसमें वो संख्या नहीं आनी चाहिए। और गुण उसमें होने चाहिए तीनों, परिश्रमी भी हो, ईमानदार भी हो और शिक्षित भी हो, है ना, शिक्षित भी हो। अब देखो 3 शिक्षित नहीं है, 6 परिश्रमी नहीं है। ठीक है, तो अपने पास ऐसी संख्या कितनी बची? 1 जो है वो गरीब में आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि ईमानदार के अंदर तो फिर 2 ही आता है। ध्यान रखिएगा, है ना, 2 ही आता है। बाकी तो 1 आ गया गरीब के अंदर, है ना, गरीब तो नहीं चाहिए हमको। 3 जो हैं वो इस शिक्षित से बाहर निकल गया, 6 जो हैं वो इस परिश्रमी से बाहर निकल गया, है ना, और 11 जो है वो गरीब में आ रहा है। तो
तो हमारे पास एक ही उत्तर बचा इसका 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो वेन आरे के जो भी प्रश्न आते हैं उन्हें एक बार आराम से पढ़िएगा, समझिएगा और उसके बाद ऐसे प्रश्नों को हल करना है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।